Hello, dear students. Welcome to English with Vivek. Today we are going to study Dust of Snow from class 10th CBSE. So let's discuss. Students, this chapter is written by Robert Frost. ये बहुत ही छोटा सा पोएम है, बट इसके अंदर बहुत ही वास्ट मीनिंग प्रोवाइड किया गया है. So we will also try to understand the deep meaning given in this chapter. Let's start. Here we go. We will study this. The writer is saying, the way a crow, जिस तरह से एक कौवा, shook down on me, shake, यहाँ shake का भी टू लिखा गया, shook, shake का मतलब होता है हिलाना. The dust of snow, dust of snow, dust का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्टिकल, of snow, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल, from the hemlock tree. hemlock tree किसे कहते हैं? hemlock tree एक ऐसा ट्री है जो पॉइजनस होते हैं. यहाँ पर राइटर दो चीज़ के बारे में यहाँ जिक्र करते हैं. वो है एक क्रॉ और एक है हेमलॉक ट्री. गाइज, हमारे सोसाइटी में क्रॉ और हेमलॉक ट्री को दोनों को अपशकुन यानी इनऑस्पिशियस माना जाता है, अपवित्र मानी जाती है. जैसे कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप सोचते हो कि आज का दिन शुभ नहीं है और फिर वो आप अपना समय बर्बाद करते हो कि आज तो कहीं जाना नहीं है. ठीक वैसे उसी तरह का अपशकुन माना जाता है कौवे के बारे में और हेमलॉक ट्री के बारे में. सो वी सी हेयर व्हाट पोएट इज सेइंग, द वे अ क्रॉ, जिस तरह से एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पोएट एक दिन कहीं जा रहा था और वो गुजर रहा था हेमलॉक ट्री के नीचे से, और ऊपर क्या हुआ कि एक कौवा उस ट्री पे बैठता है, जिसके कारण जो हेमलॉक ट्री था उसके पत्ते पर आइस के छोटे छोटे पार्टिकल पड़े थे, और जब कौवा उस पर बैठा या उस वहाँ से उड़ा तो छोटे पार्टिकल पोएट के बॉडी पर, उसके शोल्डर पर गिर जाते हैं. इससे क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. मतलब ये राइटर बोल रहे हैं कि इसके कारण क्या हुआ कि मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है. इसका मतलब राइटर पहले से उदास थे, अब उनका मूड अच्छा हो गया है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड. रीव्ड का मतलब है बर्बाद करना, रिग्रेट होना, पछताना, मतलब अपना समय बर्बाद करना. यह बता रहा है कि जिस तरह से कौवा उस ट्री पर बैठा और मेरे पर हेमलॉक ट्री से कुछ स्नो मेरे पर गिरा, इससे मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया. और एंड सेव्ड सम पार्ट, उस जिसके कारण राइटर ने कुछ बचा लिया अपने समय का, ऑफ अ डे, दिन का जो है कुछ समय बचा लिया, आई हैड रीड, जो वो समय बर्बाद कर देता उसको बचा लिया उन्होंने. कहने का मतलब है कि राइटर उदास था और वो भर दिन अगर इस तरह से ही उदास होता, अपना समय बर्बाद करता, या जो दो अपशकुन चीज़ें उनके साथ घटी, ये घटना जैसे कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों अपशकुन चीज़ें हैं, और जब उनके साथ ये दोनों ही एक साथ अपशकुन घटना घटी, कौवा ने हेमलॉक ट्री से जो है स्नो गिरा दिया उसके बॉडी पे, तो नॉर्मल लोग क्या होते और ज़्यादा घबरा जाते, या वो घर में जाके बैठ जाते कि या तो कोई काम ही नहीं करना है, वो अपना समय बर्बाद करते इन पछतावों में. लेकिन राइटर का मूड ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो जो स्नो था, जो उस हीलिंग पावर ऑफ नेचर समझ सकते हैं, वो स्नो था और उसके मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है. तो इस तरह से उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं. सो दिस इज द पार्ट सेड हेयर बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द सेंट्रल मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज़ कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएँ भी हमको जो है ना बिल्कुल सही रास्ता दिखा देते हैं, यानी छोटी घटनाएं भी बड़े चेंज ला सकते हैं. नॉर्मली ये दो चीज़ें, क्रॉ और हेमलॉक ट्री, जो अपशकुन हमारे सोसाइटी में माने जाते हैं, खासकर ये चीज़, तो देखिए राइटर के लाइफ में कितनी परिवर्तन ला दी है. मतलब उसका समय उन्होंने बचा दिया है, बिल्कुल ही उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर हियर. आर वी एबल टू गिव और नॉट? फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो है टीनी पार्टिकल ऑफ स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल है स्नो को ही डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं. व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड. करे पोएट क्या बताते हैं उसका मूड किसने चेंज कर दिया है? मूड इज चेंज्ड बाय अ क्रॉ व्हेन ही सैट ऑन द ब्रांचेज ऑफ हेमलॉक ट्री एंड सम पार्टिकल ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन पोएट्स बॉडी. इससे उसका मूड चेंज हो गया. हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, मतलब जो बताया वही इसका आंसर है. सेकेंड इज हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. करे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पोएम के थ्रू नेचर को. करे नेचर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कौवा और हेमलॉक ट्री के थ्रू. द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक अबाउट ऑफ एन आंसर. इसके बारे में सोच सकते हैं आप, यहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा आपको. व्हाट आर द बर्ड्स
दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कह रहे हैं कि कौन वैसे बर्ड है जिसका नॉर्मली पोएम में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स को पोएम में लेते हैं, जैसे कुकू हो गया, पैरोट हो गया, और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स उसको लेते हैं। ये सब वर्ड जो है पोएम में लिए जाते हैं। डू यू थिंक क्रॉ इज ऑफन मेंशनड इन पोएम? करें क्या आपको लगता है कभी कौवे को मेंशन किया जाता है? नहीं, कौवे को कभी पोएम में जल्दी नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनऑस्पिशियस है, अपवित्र चीज़ें हैं, लोग इसलिए इसको मेंशन नहीं करते हैं। व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रॉ? ये तो आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में क्या चीज़ आता है जब कौवा के बारे में सोचते हैं। तो सेकेंड इज अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच इज कंसिडर्ड एज अ इनऑस्पिशियस ट्री इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में इसको अपवित्र माना जाता है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन? करें ये मैपल, ओक और पाइन जैसे ट्री का नाम पोएट क्यों नहीं इस पोएम में लेते हैं, जबकि ये अच्छे ट्री थे। अच्छे ट्री भले ही होंगे, लेकिन यहाँ पर राइटर हमें उन चीज़ों से नेचर को जोड़ना चाहते हैं जिसको नॉर्मली हम लोग मिसकॉन्सेप्शन के थ्रू अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, जैसे क्रॉ या फिर हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। बट यहाँ पर ब्यूटीफुली जो उन्होंने ये इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है ताकि हम लोग इससे बाहर निकल पाए और उनको भी अपने पोएम में जगह दे, उनको भी सोर्स ऑफ एनर्जी माने। नाउ लेट्स सी द थर्ड। व्हाट डू द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? करेंगे यहाँ पर क्रॉ और हेमलॉक ट्री क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉय को या सौरव को? ये दोनों ही सौरव को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज यहाँ पर सौरव किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि इसको सोसाइटी में इनऑस्पिशियस, अपवित्र या अपशकुन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे राइटर के साथ उल्टा हो गया है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ ए स्नो दैट द क्रॉ सेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? करें कि यहाँ पर जो है डस्ट ऑफ स्नो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो डस्ट ऑफ स्नो जॉय को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी लाइक पॉजिटिव एनर्जी फॉर पोएट। ये एक पॉजिटिव एनर्जी था जो पोएट का मूड बिल्कुल चेंज कर दिया है। इट्स अ हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है डस्ट ऑफ स्नो। मतलब इसको पॉजिटिव लिया गया है और हेमलॉक ट्री और क्रॉ को निगेटिव लिया गया है, सौरव माना गया है। सो आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड आई ऑल्सो said you the central meaning of this poem. Thanks to watch this poem. Bye bye.